गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास कल की क्लास में हम चैप्टर 6 ही डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था वो था चारगाफ मूव। आज हम बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। जो डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे आज। बच्चों आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। बच्चों बेस पेयर का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि डीएनए के अंदर जो है दो नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं। एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडिनिन हमेशा ग्वानिन के साथ में और थाइमिन हमेशा साइटोसिन के साथ में, सॉरी, एडिनिन एंड ग्वानिन ये प्यूरिन है और थाइमिन एंड साइटोसिन ये पायरिमिडिन है। तो एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखना बच्चों, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में। तो दो नाइट्रोजन बेस के इस पेयर को हम क्या कहते हैं? बेस पेयर कहते हैं। तो बच्चों अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसमें डीएनए की काफी सारी फॉर्म्स बताई गई है, डिफरेंट फॉर्म्स होती है डीएनए की। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए। तो जो ए डीएनए है, ए डीएनए की एक कॉइल के अंदर 11 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 11 बेस पेयर होते हैं और ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। सेकंड लेते हैं बी डीएनए। बी डीएनए की एक कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं और ये भी राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। सी डीएनए के अंदर 9 बेस पेयर्स होते हैं और ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। डी डीएनए के अंदर, अच्छा, मोस्ट कॉमन बी डीएनए जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। डी डीएनए के अंदर 8 बेस पेयर्स होते हैं, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। ई डीएनए के अंदर बच्चों एक ग्वानिन नहीं होता, मतलब एक ग्वानिन की कमी होती है, तो 7.5 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7.5 बेस पेयर्स होते हैं
और ये राइट हैंडेड होता है स्ट्रक्चर। जेड डीएनए डिफरेंट है, ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर 12 बेस पेयर्स होते हैं, 12 बेस पेयर्स होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन जो है वो बी डीएनए, जिनको हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप की डीएनए फॉर्म्स पाई जाती हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए। बेस कहते हैं दो नाइट्रोजन बेसिस के पेयर को हम बेस पेयर कहते हैं। ए डीएनए के अंदर 11 बेस पेयर होते हैं, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। बी डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। सी डीएनए के अंदर 9 बेस पेयर होते हैं एक कॉइल के अंदर। जो दो डीएनए के धागे जब कॉइल होते हैं तो एक कॉइल के अंदर बेस पेयर बता रहा हूं आपको। सी डीएनए के अंदर 9 बेस पेयर होते हैं और ये राइट हैंडेड होती है। डी डीएनए के अंदर 8 बेस पेयर होते हैं और ये राइट हैंडेड होती है। ई डीएनए के अंदर एक ग्वानिन की कमी होती है तो यहाँ पर 7.5 बेस पेयर्स होते हैं। जेड डीएनए के अंदर 12 बेस पेयर होते हैं, ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है। ये ध्यान रखें आप, बस इतना ध्यान रखें। ये इतने टाइप की जो फॉर्म्स है वो और देखी गई है अब तक डीएनए की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेंट्रल डोगमा।
बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। द सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल इज द थ्योरी ऑफ द सेल। इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। और उन्होंने क्या बताया कि हमारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। और जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन है वो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर स्टोर रहती है, डीएनए के अंदर स्टोर रहती है। तो क्रिक ने ये बताया कि डीएनए से डीएनए बनता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए से डीएनए के बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन नए डीएनए में जाती रहती है। ठीक है, डीएनए के अंदर ही तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए से आरएनए भी बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है आरएनए के अंदर। डीएनए से आरएनए के बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। आरएनए कहां आ जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। अब बच्चों क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में आने के बाद में सपोज करो ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है बच्चों, तो सेल के साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम की सब यूनिट, सेल के साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जेनेटिक कोड है, जो कोडोन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो एमआरएनए की सूचना, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यानी कि क्रिक ने यह बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो होती है फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। इसे क्रिक ने कहा सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल। क्या कहा? सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल कहा। ओके बच्चों, यहां तक अगर समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर दें आप। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेंट्रल डोगमा का रिवर्स। नेक्स्ट लेते हैं हम्म 12th क्लास ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? मैंने क्या बताया आपको? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, 1970 में एचएम टेमिन
एंड डी बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। बच्चों वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, इनमें ये वायरस जब इंफेक्शन कॉज करते हैं तो अपने आरएनए को होस्ट की सेल में रिलीज कर देते हैं। अब ये जो आरएनए है ये पहले डीएनए बनाता है, मतलब उल्टा चलता है, यहां पर डीएनए से आरएनए नहीं, पहले आरएनए डीएनए बनाता है होस्ट सेल के अंदर। अब ये जो नया डीएनए है ये होस्ट के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फिर होस्ट के डीएनए के साथ में मल्टीप्लाई होता है और नए वायरस पार्टिकल्स बनाता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ऐसे वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको टेमिनिज्म भी कहा गया। क्या कहा गया? टेमिनिज्म। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, रीनो वायरस एक आरएनए वायरस है, एड्स वायरस एक आरएनए वायरस है। तो ये बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। और इन वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है बच्चों, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं? क्योंकि इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम की हेल्प से आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है और फिर डीएनए होस्ट की सेल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया एचएम टेमिन और डी बाल्टीमोर ने, और इन्हीं के नाम पर इन्हें टेमिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार यह है। नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे समझना आसान हो जाएगा।
बच्चों एक तो आपको ये बता दूं, ये जो टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। एनसीईआरटी बुक में भी अच्छा दिया है, वैसे मैं नोट्स भी सेंड करूंगा आपको। अच्छा, एक चीज और, नितिन सर ने कल ग्रुप में एक लिंक सेंड किया है। अब आप जो नोट्स हैं वो सीधे गूगल ड्राइव जो है स्कूल आईडी की, वहां से ले सकते हैं। ठीक है ना, वहां आपको चैप्टर फर्स्ट भी मिल जाएगा, सेकंड भी मिल जाएगा, थर्ड भी मिल जाएगा, फिफ्थ भी मिल जाएगा, तो वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधा एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये टॉपिक बच्चों में कह रहा हूं इतना इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, और डायग्रामेटिकली समझना बहुत आसान है। आप सबको ये पता है कि जो सेल है वो नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं होती, दिखाई नहीं देती। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। तो ऐसी सेल जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसके अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उसके बेस पेयर और लेंथ को जब मेजर किया गया तो पता चला कि हमारा जो डीएनए है वो 2 मीटर लंबा है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो लमसम 2 मीटर लंबा है। फिर भी ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक ऐसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये बहुत ही मिरेकुलस है, बहुत ही ज्यादा मिरेकुलस है कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसको मैं समझा दूं बच्चों आपको कि जो जनरली जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना, तो डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और डीएनए का नेचर एसिडिक होता है। अब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ बेसिक प्रोटीन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन पाई जाती है जो पॉजिटिव चार्ज होती है, जो कि क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती है, जैसे कि स्टोन प्रोटीन। क्या नाम है उनका, स्टोन प्रोटीन। मैं लिख देता हूं, स्टोन। ठीक है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, सेल के अंदर बेसिक प्रोटीन और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और इसके अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पाई जाती है, एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए के जो धागे हैं वो ऐसे रैप होते हैं, कॉइल हो जाते हैं प्रोटीन के चारों ओर। जैसे कि यहाँ देखिए, स्टोन के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिलके स्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और इनके चारों ओर जो डीएनए है वो कॉइल्ड होता है, और कॉइल होके वो अकोमोडेट हो जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग पाई जाती है। दूसरी बात, स्टोन के चारों ओर जो डीएनए लिपट गया है, रैप हो गया है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो अगर हम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये बच्चों स्टोन के चारों ओर कॉइल्ड डीएनए का पार्ट है। इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में ये जो डीएनए है इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसी नजर आती है जैसे कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स हो। समझ में आ गई बात। तो बच्चों इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। और ध्यान से देखिए कि डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जो लूजली पैक्ड होते हैं। डीएनए के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं, और स्टेनिंग एजेंट से वो लाइट कलर होते हैं। ध्यान रखना कि डीएनए के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं और लाइट कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं, हल्के कलर के होते हैं, लाइट कलर्ड होते हैं जब स्टेनिंग करते हैं। तो उन हिस्सों को हम कहते हैं यू क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन। इन्हें हम, इन लूजली पैक्ड पार्ट्स को हम यू क्रोमेटिन कहते हैं, और इनमें इजीली चेंज हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है।
डीएनए के क्रोमेटिन मटेरियल के वो पार्ट जो डेंसली पैक्ड होते हैं और स्टेनिंग एजेंट से डार्क कलर्ड होते हैं, उन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेंसली पैक्ड पार्ट को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, जिनमें इजीली रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, इजीली चेंजेस नहीं आते हैं, और ये डार्क कलर के अपीयर होते हैं। बच्चों एक टॉपिक और ले लेते हैं, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हाँ बच्चों, टाइम कम है लेकिन इस टॉपिक को कर लेते हैं। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बच्चों ईयर 1900 के बाद में ये सर्च और तेज होगी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन भी होता है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इसके लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1928 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर, माइस के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उन्होंने बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए। एक स्ट्रेन लिया एस स्ट्रेन, जो कि अपने बाहर पॉलीसेकेराइड रिलीज करता है, और वो पॉलीसेकेराइड एक कैप्सूल लेयर बना लेता है सेल के बाहर। ठीक है, और एक उन्होंने लिया आर स्ट्रेन, जिसे हम रफ स्ट्रेन कहते हैं। एस स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन कहते हैं। आर स्ट्रेन कोई भी पॉलीसेकेराइड रिलीज नहीं करता और उनके बाहर कोई भी कैप्सूल लेयर नहीं आती है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है बच्चों, इसका जो एस स्ट्रेन है या जो स्मूथ बैक्टीरिया है, वो तो न्यूमोनिया डिजीज कॉज करते हैं, जबकि जो आर स्ट्रेन है या जो रफ स्ट्रेन है वो न्यूमोनिया डिजीज कॉज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो एस स्ट्रेन है उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण से वो होस्ट के अंदर अपने आप को इम्यून कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं। जबकि जो आर स्ट्रेन है उनके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर ना होने से किसी और में होस्ट के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं, और उनके इम्यून सिस्टम, मतलब होस्ट के इम्यून सिस्टम के द्वारा स्टॉप कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लिया और उन्होंने इंजेक्ट किया माइस।
माइस के अंदर, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया और माइस किल्ड, या डाई लिख दो। जो चूहा है उनमें इन्फेक्शन हो गया और वो मारा गया। बच्चों लास्ट तक बने रहना। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, टाइम कम है लेकिन इसको कंप्लीट तो कर ही लेते हैं। आर स्ट्रेन लिया और उन्होंने इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन से चूहे को कोई निमोनिया नहीं हुआ और जो माइस है वो जीवित रहा, अलाइव रहा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया और उसको हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। और फिर उन्होंने इंजेक्ट किया और माइस यहां पर जीवित रहा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड, ठीक है, हीट किल्ड लिया और प्लस आर स्ट्रेन लिया और उनको थोड़ी देर साथ में रखा। और उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर और इस बार जो माइस है वो किल हो गया। ठीक है, दोबारा देखिए बच्चों, फटाफट से ध्यान से देखिए। उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, स्मूथ स्ट्रेन लिया, इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस के अंदर निमोनिया हुआ और माइस किल हो गया, मारा गया। फिर आर स्ट्रेन लिया और उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस को कुछ नहीं हुआ और वो जीवित रहा। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट कर दिया, हीट करने से आपको पता है बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फिर उस किल्ड स्ट्रेन को, हीटेड स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया और माइस जीवित रहा। इस बार उनको कोई निमोनिया नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड, हीट करके लिया और उसके अंदर आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया और थोड़ी देर रहने दिया। और उसके बाद में उस मिक्सर को उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर और इस बार माइस फिर से मारा गया। तो उन्होंने बताया कि जब एस स्ट्रेन, हीट किल्ड और आर स्ट्रेन लाइव को साथ में रखा गया तो जरूर एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग पदार्थ था जो आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन के अंदर और वो डिजीज कॉजिंग बना दिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यह बताया कि जीवों के अंदर कुछ, एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसने आर स्ट्रेन को चेंज किया और वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, आप इसको एक बार रीड करना। कल की क्लास में इसको अपन आगे पढ़ेंगे, डीएनए या आरएनए या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सर्च कैसे कंप्लीट हुई, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है,